तो चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं ईएम वेव्स, विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and perpendicular to the direction of propagation also। आगे डिस्कशन करेंगे हम इसका। अभी सिर्फ इतना याद करो कि दोनों फील्ड होती है, दोनों परपेंडिकुलर भी होगी। चलो अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम सोचे तो सबसे पहले ईएम वेव्स जो है वो प्रोड्यूस किसने की है? वो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फर्स्ट। तो फर्स्ट में दो साइंटिस्ट के नाम है, एक है मैक्सवेल और दूसरा है हर्ट्ज। दोनों ने फर्स्ट टाइम की है। अब कोई भी चीज होगी एक ही, तो फर्स्ट टाइम में दो लोगों का नाम कैसे आएगा? जैसे हम बोलते हैं कि मून पे सबसे पहला कौन गया था, तो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बराबर है। फिर बोलेंगे कि दूसरा कौन गया था, तो दूसरे वर्ड का नाम आएगा। अब पहले में तो दोनों के नाम ऐसे क्यों है कि वाई द मैक्सवेल एंड हर्ट्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट, दोनों में फर्स्ट ऐसे। तो ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ प्रोड्यूस कर रहे थे, ये अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट, ये अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट, दोनों को एक साथ रिजल्ट मिला इसलिए दोनों को फर्स्ट बोल दिया। ऐसा भी नहीं, कई लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मैक्सवेल ने और अर्थ दोनों अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे शायद में भी, और दोनों एक साथ ही एक ही दिन में दोनों ने कुछ प्रोड्यूस किया होगा, तब बोल दिया कि दोनों में फर्स्ट है। ऐसा भी नहीं है, पहले इसने किया था, उसके बाद इसने किया था, तो भी इसका नाम फर्स्ट टाइम में और इसका नाम भी फर्स्ट टाइम में। तब ऐसा है कि मैक्सवेल ने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए वो ऑन पेपर, मतलब थियरी, थियरी डिराइव की मैक्सवेल ने। हम बोलते हैं थियोरेटिकली मैक्सवेल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फर्स्ट, और इसने प्रैक्टिकली किया, इसने लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए, प्रैक्टिकली प्रोड्यूस किए। इसने फर्स्ट टाइम थियोरेटिकली किया, इसने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली किया। अब कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं ना, उसकी जो लास्ट विश होती है वो अलग होती है, और ये सब साइंटिस्ट है, उन लोगों की लास्ट विश डिफरेंट होती है। अगर तुम कोई भी हमारे साइंटिस्ट है ना, उसकी बायोग्राफी पढ़ो ना, तो बहुत मजा आती है। जैसे मैक्सवेल है, फिर एक्सरे किसने प्रोड्यूस किए हैं पता है? वो प्रोड्यूस द एक्सरे, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे। रोन्टगन, रोन्टगन प्रोड्यूस द एक्सरे, तो उसका भी बायोग्राफी पढ़ोगे, उसका भी मजा आता है। जैसे आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने बॉयन फोर्स दिया है हमें, और उसी की वजह से जो बड़े बड़े ऐसे स्टीमर्स है, हाँ सीप है,
जो पानी में भी तैरती है। दिस इज ड्यू टू द बॉयंट प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने दिया है। तो इन सभी की ऐसे बायोग्राफी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग चीज फॉर मैक्सवेल, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछते थे ओल्ड सिलेबस में, क्योंकि एक ऐसी लाइन थी कि व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ मैक्सवेल। नॉर्मल पर्सन हो, उसकी लास्ट विश क्या होगी कि मुझे तो ये खाना है, ये चीज खानी है, मुझे दे दो, या ये पर्सन से मिलना है, बुला दो। कोई एजेड पर्सन होगा तो बोले मेरे लड़के को या उसके लड़के को बुला दो, मुझे इसको मिलना है। फिर वो मिलेगा, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और फिर वो मर जाएगा ऐसे। लेकिन साइंटिस्ट लोगों की लास्ट विश कुछ अलग होती। मैक्सवेल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, थियोरेटिकली उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए, प्रैक्टिकली नहीं कर पाया। तो ऐसे कई लोगों ने पूछा कि मैक्सवेल की लास्ट मतलब तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तो मैक्सवेल ने बोला कि समवन डेमोन्स्ट्रेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन लेबोरेटरी। अभी तो नहीं पूछते ऐसा क्वेश्चन कि व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ मैक्सवेल, लेकिन पहले पूछते थे ओल्ड सिलेबस में, जब एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने के होते थे। अभी तो एमसीक्यू आ गए। तो लास्ट विश ऑफ मैक्सवेल, समवन डेमोन्स्ट्रेट द ईएम वेव्स इन लेबोरेटरी। और वो काम किसने किया? हर्ट्ज ने किया। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली प्रोड्यूस फर्स्ट टाइम, तो उसका नाम आएगा हर्ट्ज, थ्योरेटिकली में मैक्सवेल। चलो अभी पहले मैक्सवेल को याद करते हैं, मतलब हमें यहाँ पर थियरी पढ़नी है इसलिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि ईएम वेव्स है ना, वो एक बिल्डिंग है। वैसे तो हम बोल सकते हैं कि हम ईएम वेव्स के ओशियन में रहते हैं। वी आर लिविंग इन द ओशियन, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अलग अलग सीटें में तुम लोग बैठ रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो। दिस इज ड्यू टू द ईएम वेव्स, वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिजल्ट ही हुआ। द क्रेडिट गोज टू हर्ट्ज। और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उससे पहले क्रेडिट मिलता है मैक्सवेल को, तो उसने पूरी थियरी डेवलप की है। तो उसने ऐसा बोला ईएम वेव्स जो है ना वो बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग अगर बिल्डअप करनी है तो उसके पिलर्स होते हैं, और मिनिमम 4 पिलर्स होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी के लिए उसके भी 4 पिलर्स है। 4 पिलर्स मतलब थियरी डेवलप करने के लिए मैक्सवेल ने ये 4 इक्वेशंस का यूज किया है। सबसे पहला इक्वेशन हम बोल दे तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी मतलब चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका यूज किया। सेकंड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो होता है चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से। थर्ड पिलर, थर्ड इक्वेशन, फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे लॉ में हमने बोला है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, दैट इज फेराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड
फोर्थ यूज किया एम्पियर्स लॉ, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। यहां पे सिग्मा आई को मैं लिख रहा हूं अभी आई सी, क्यों है बता रहा हूं मैं। तो बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई सी। अब ये चारों इक्वेशन जब यूज की तो मैक्सवेल को रिजल्ट नहीं मिला, मतलब जो थियरी डेवलप करनी थी फॉर ईएम वेव्स उसमें आंसर ही नहीं मिला, अप्रोप्रिएट आंसर आया ही नहीं। तब उसने सोचा कि चारों इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ गलती है या कुछ प्रॉब्लम है। तो वन बाय वन सभी इक्वेशन को टेस्टिंग किया। तब पता चला कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, वो लॉ गलत नहीं है, लेकिन उसमें वन टर्म मिसिंग है, और मिसिंग टर्म को उसने ऐड कर दिया एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब उसने क्या किया, इस लॉ में ऐड कर दिया म्यू नॉट आई डी। डी आई डी इज कॉल्ड, तो ये कन्वेंशनल करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस लॉ को बोल दिया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। उसने मॉडिफाई कर दिया। तो इतना करोगे तो दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन आईसी कन्वेंशनल करंट, और म्यू नॉट इंटू आई डी इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एक चीज लिख देनी है कि वेयर आई डी इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये लो उसने मॉडिफाई किया, इसलिए बोला एम्पियर्स मैक्सवेल लो। तो ये चारों इक्वेशन, चारों पिलर्स यूज करके मैक्सवेल हैज डिराइव द इक्वेशन, सेटिस्फैक्टरी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। और जब भी हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली ईएम वेव्स डिराइव किए, उसके 7 इयर्स के बाद, 7 साल में ही, और एक इंडियन साइंटिस्ट नेम ऐसे जगदीश चंद्र बोस, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस किए इन कलकत्ता, जिसकी वेवलेंथ थी फ्रॉम 5 मिलीमीटर, शॉर्टर वेवलेंथ की है 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। जगदीश चंद्र बोस ने यूज, मतलब प्रोड्यूस किए शॉर्टर वेवलेंथ वाले ईएम वेव्स ऑफ वेवलेंथ 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर। ओके, तो ये एक याद करना है। अगर 1 मार्क में पूछे, देखो यहां से यहां तक कोई ऐसी थियरी नहीं है कि कोई ऐसे पूछे, लेकिन ये 4 पिलर्स याद रखना है ऐसे, स्पेशली एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। और इसकी रेंज 5 मिलीमीटर टू 25 मिलीमीटर, द वेव्स प्रोड्यूस, शॉर्टर वेवलेंथ प्रोड्यूस बाय जगदीश चंद्र बोस। ओके, तो यहां तक एक प्राइमरी ये क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब आईडी की इक्वेशन क्या होगी। आईडी तो लिखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट, अब उसकी प्रॉपर इक्वेशन क्या होगी। तो प्रॉपर इक्वेशन के लिए हमें एक सर्किट डायग्राम लेना पड़ेगा
कि सर्किट विथ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर को कोई भी आउटर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे तो यहाँ पे जो करंट जाएगा बैटरी में से जो ड्रॉन होता है इट्स कॉल्ड आईसी, मतलब करंट आउटसाइड ऑफ कैपेसिटर आईसी बोल देंगे, और इनसाइड ऑफ द कैपेसिटर इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां पर हमें करना क्या है, वेरिएबल बैटरी लेनी है, मतलब यहां पर हमें वोल्टेज या करंट को चेंज करना है। तो जब भी यहां पर करंट चेंज करेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे, इसके पॉजिटिव प्लेट और इसकी नेगेटिव प्लेट में चार्जेस चेंज होंगे। चार्जेस चेंज होगा तो अगर ये पॉजिटिवली प्लेट है, नेगेटिवली प्लेट है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चेंज आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी से हमें मिल जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो हमारा सेकंड चैप्टर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो पता है हमें E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट एक पॉजिटिव नेगेटिव है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें याद है कि व्हाट अबाउट द सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q बाई A, देन E इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेट का अगर मैं बोल दूं कि एरिया A है, तो इस प्लेट के साथ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका प्लेट का एरिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिंक होगी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ प्लेट ऑफ एरिया ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई ई लिखेंगे, दैट इज ई डॉट ए। यहाँ पे अभी ऐसा कर दो, थीटा 0 ले लो, कॉस 0 1, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। चलो ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया कैंसल, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू को सब्जेक्ट कर दो, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। अब यहां से अगर करंट चाहिए तो डी क्यू बाई डी टी कर दो। नाउ फॉर करंट आई, या फिर नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसा बोलो। नाउ फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, फ्लक्स, देन इट इज डी फाइव बाई डी टी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो कई बार ऐसे पूछेंगे कि डिराइव द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन याद करो तो उसके न्यूमेरिकल भी सोल्व हो जाएंगे। फ्लक्स का डिफरेंशिएशन दे कर दो,
जो आंसर आया उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब यहां से हमें एक और चीज करनी है, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और यही एग्जाम में आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स में पूछेंगे तो तुम्हें यहां पर से कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। अब अभी इसमें एक हम डायग्राम सोचते हैं, तो पता चलेगा कि इन EM वेव्स, हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चलो ऐसा एक हम डायग्राम इमेज करते हैं कि दिस इज अवर जेड एक्सिस, मतलब प्रोपागेशन हम बोल रहे हैं जेड एक्सिस में, तो ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। तो वेव्स ऐसे जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा, सपोज एक्स में। तो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स जो है मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, दिस इज वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसके आने के चांस ज्यादा है इस बार। हाँ, बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्वेश्चन तो होता ही है हर बार एग्जाम में, जिसमें ये तुम्हें लिखना जरूरी नहीं है, मैं बोल दूंगा कौन सी 4 लिखनी है। बहुत बड़ी भी है और एक एक लाइन वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम में तो हम 1 1 लाइन वाले ही चूज करेंगे। सर ऐसा बोलते हैं कि मतलब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो जितनी मतलब 6 हो तो 6 भी लेके आए, क्योंकि अगर एक गलत हो जाएगी तो दूसरे के मार्क्स ले जाते हैं ऐसा। हाँ बस ऐसे 4 5 4 पूछी है तो 5 लिखो, 6 लिखो, और अगर एक आध कुछ ऐसे गलत हो गया तो हमें पूरे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। वो भी मैं बोल हाँ दूंगा, हाँ बोलूंगा कि कौन कौन सी लिखनी है, एक एक लाइन वाली है, 2 2 लाइन वाली है, वही लिखनी है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अब एक्स में भी नहीं होगी, तो वाई में रहेगी। तो उसके लिए कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो, थोड़ा क्रॉस करके। तुम ऐसे ड्रॉ करो, तो ये हमें कुछ ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा। ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो तुम अच्छी तरह से समझ पाओगे कि दिस इज परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो दोनों परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑल्सो। चलो अब अगर हम ऐसा सोचे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स, तो उसकी इक्वेशंस होती है, मतलब ऐसा बोल देंगे कि इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। तब अगर हम वेक्टर में लिखे तो उसको ऐसे लिख सकते EX और आई कैप। अब EX की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो वेव है इसीलिए E नॉट
साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आई कैप। जेड इसलिए कि वो जितना जितना जेड डायरेक्शन में आगे जाएगा उसकी वैल्यू, तो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब उसी में अगर हम लिख दे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वाई में है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं बी वाई जे कैरेट। तो बी वाई क्या होगा, एज ए बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसमें मैक्सिमम को कितना होगा, दैट इज द मैक्सिमम। ऐसे बी नॉट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है फील्ड, उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन व्हाट अबाउट द के, तो के हमें याद रखना है यहां पर वेव वेक्टर बोलते हैं इसको, के इज कॉल्ड वेव वेक्टर। और उसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट 2 पाई बाय लेमड़ा। और आगे हम जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स, उसमें भी ये के यूज होगा, इसलिए यहां पर भी इंपॉर्टेंट। के इज इक्वल टू पाई बाय लेमड़ा वेव वेक्टर, लेमड़ा इज द वेव लेंथ। ऐसे ही ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मीन्स 2 पाई न्यू, अदरवाइज 2 पाई बाय टी फ्रीक्वेंसी। एंड पीरियडिक टाइम इनवर्स होता है, तो 2 पाई बाय टी लिखो या 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 2 पाई न्यू, पीरियडिक टाइम चाहिए तो 2 पाई बाय टी। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। चलो ऐसे ही इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी ईएम वेव्स में इसी इक्वेशन से आगे हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल देंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो साइन में ये दोनों पार्ट सेम ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ये एक्स एक्सिस में प्रोपागेशन और ये वाई में, मतलब उसके ऑसिलेशन। अब इसका जो रेशियो होगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट। अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो लो, वो मिलता है हमें स्पीड ऑफ लाइट, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट। अब चैप्टर नंबर 7 के हिसाब से हमें मालूम है, अगर मैं ऐसा लिखूं ई आर एम एस, तो मैं लिख सकता हूं ई नॉट बाई रूट 2 मैक्सिमम बाई रूट 2। यहां पर भी लिख सकते हैं हम बी आर एम एस इज बी नॉट बाई रूट 2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। क्यों, ये भी फ्लक्चुएशन ही है, देखो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर। तो अगर इसमें ई नॉट की वैल्यू रख दे तो रूट टू रेशियो में कैंसल होगा, इट इज ऑल्सो गिवन एज ए ई आर एम एस अपॉन बी आर एम एस। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसा होगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स तुम अगर पहले लिखो ऐसे एग्जाम में, और इसके बाद एक और, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum also given by 1 upon under root mu naught epsilon naught, under root mu naught epsilon naught is also the speed of light। इससे भी हमें स्पीड ऑफ लाइट की ही वैल्यू मिलेगी। तो ये भी एक हमें अलग से याद करना है फॉर एमसीक्यू सॉल्विंग
या फिर न्यूमेरिकल के लिए तो ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब यहां से अगर हम एमसीक्यू वाला पार्ट थोड़ा सोच ले कि यहां से एमसीक्यू पूछेंगे तो कैसा होगा, तो ऐसा कई बार पूछेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन, ऐसे मल्टीप्लाई में इसका यूनिट क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि म्यू नोट का यूनिट सोचो, एप्सिलॉन नोट का सोचो, फिर मल्टीप्लाई करो, जो आंसर मिलेगा वो शॉर्टकट में यहां से बोल सकते हैं कि 1/अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का यूनिट होगा सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कैसा होगा, मीटर पर सेकंड। अगर हमें रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़े दोनों साइड, तो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अब ये न्यूमरेटर में दिया तो इनवर्स कर दो, मतलब यूनिट हो जाएगा सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बाकी तुम इसके और इसके यूनिट से करने जाओगे ना, बहुत लंबा पड़ेगा, एक पेज का कैलकुलेशन होगा और तुम्हारी 10 मिनट्स चली जाएगी इसके अंदर। इसका शॉर्टकट यहां से, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, तो सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर करो, क्योंकि ये तो 1 में ही है। दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसका यूनिट होगा सेकंड स्क्वायर पर मीटर। मैं ऐसा बोलूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सिर्फ इनवर्स करो क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो वो होगा सेकंड पर मीटर। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि यूनिट या फिर डायमेंशन पूछेंगे, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बोल देंगे L-2T2। इसका बोलेंगे तो L2T-2। इसका बोलेंगे तो L-1T1, ऐसे कुछ भी पूछ सकते। दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू हमें मालूम है। चलो अब ऐसे ही बोल सकते हैं कि नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वैक्यूम में अगर सी है तो मीडियम में हम वी लिखते हैं, इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं हम। वैक्यूम के लिए म्यू नॉट, तो मीडियम के लिए म्यू लिखते हैं। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट, तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हैं। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन हमें मालूम है, बट म्यू अपॉन म्यू नॉट is mu r relative, and epsilon upon epsilon naught r is epsilon r relative। अदरवाइज उसी में हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसके दो नाम है। तब यहां पर म्यू को सब्जेक्ट करो तो म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन को सब्जेक्ट करो तो इक्वेशन मिलेगी इन मीडियम के लिए अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तब इसको शॉर्टकट कर सकते हैं, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दो और 1/√म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग कर दो, तो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज सी। इक्वेशन को ऐसे लिखू, सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। और उसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखू, सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्वेशन में वापस लिख रहा हूं,
V is equal to C upon under root mu R K. Then what about the C by V? Under root mu R K. C by V is under root mu R K. अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स, उसमें एक चीज आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं सी बाई वी से. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta is equal to c by v, then eta is equal to under root mu r k. तो देखो, अगर तुम ये कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करोगे लिखने में तो ये पूरी लिखनी पड़े, इतना लंबा नहीं खींचेंगे. लेकिन ये किसके लिए किया हमने? अगर हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे कि कैसे डिराइव कर सकते हैं या वैल्यू क्या होगी, तो ईटा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर के. मीडियम में अगर कोई इक्वेशन पूछ ले, या दोनों का रिलेशन क्या होगा v और c का, तो v इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर के. ऐसे ऐसे हम न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं. चलो थर्ड, ये लिखेंगे हम क्योंकि वो एक दो लाइन की है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स का मतलब होता है ऑसिलेशंस परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन. देखो, वेव्स ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके परपेंडिकुलर में ऑसिलेट हो रहे हैं. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल मतलब इन द डायरेक्शन, जैसे हमारा साउंड वेव. तो साउंड वेव जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में उसके ऑसिलेशंस हो रहे, इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल. ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव. ऐसे ही एक और हम लिख सकते हैं कि ईएम वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव. नॉन मैकेनिकल मतलब नॉट रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर प्रोपागेशन. साउंड वेव मैकेनिकल होती है, उसको प्रोपागेट होने में एयर चाहिए. लेकिन नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम होगा तो भी चलेगा, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा. तो एक हमने प्रॉपर्टीज ऐसी बोल दी, ये लिखो. फिर सेकंड थर्ड करके ये लिख दो. एन एक और नंबर 5 करके कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना, विच कैरी एनर्जी, वो एनर्जी कैरी करते हैं. और जब भी एनर्जी कैरी करेंगे तब जिस किसी के भी ऊपर वो इंसिडेंट होंगे, जिस सरफेस पर इंसिडेंट होंगे उसके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो एक प्रेशर की इक्वेशन भी यहां पर हमें याद करनी है. तो प्रेशर मिलेगा एनर्जी से. तो अब एनर्जी की इक्वेशन यहां पर डायरेक्टली याद करनी है कि व्हेनेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस, एनर्जी वो कितनी ट्रांसफर करेगा. ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर बाय EM waves when waves incident on it. तो एनर्जी, एनर्जी को हम U से लिखेंगे. ओके, तो एनर्जी वो ट्रांसफर करते हैं. तो U एनर्जी तो ट्रांसफर करेंगे,
लेकिन अब उससे मोमेंटम कितना वो गेन करेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट वेव इज यू बोल देते हैं। फिर लिखेंगे एन मोमेंटम गेन बाय सरफेस, वो मोमेंटम कितना गेन करता है। देन मोमेंटम गेन बाय द सरफेस P इज इक्वल टू लिखते हैं हम U बाई सी, मोमेंटम गेन U बाई सी। इसी में मोमेंटम गेन की इक्वेशन है, कई बार 2UC बाई लिखना पड़ेगा। तो 2U बाई सी इज फॉर रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ऐसा बोला है कि वेव्स इंसिडेंट हुए और वहां से रिफ्लेक्ट हुए, तो रिफ्लेक्शन के केस में मोमेंटम गेन यूज करेंगे 2U बाई सी। तो ये कब होगा, वेन एवर वेव्स एब्जॉर्ब, ऐसा लिखा है रफ सरफेस या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एब्जॉर्ब हो जाएगा तो U बाई सी। नॉन रिफ्लेक्टिंग के लिए भी U बाई सी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2U बाई सी यूज करना है। तो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा फोर्स। देयरफॉर फोर्स ऑन सरफेस, तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू P बाई टी, मोमेंटम बाई टाइम। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं U बाई सी टी, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। यही इक्वेशन को हम लिख देंगे 2U बाई सी टी फॉर रिफ्लेक्शन। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है, एक बार लिख दिया। दिस इज फॉर एब्जॉर्बर, दिस इज फॉर रिफ्लेक्शन। ओके। फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर, देयरफॉर प्रेशर गेन बाय सरफेस। तो प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन ए, मतलब एनर्जी अपॉन कैट, बिल्ली, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, बिल्ली नहीं है ये, स्पीड ऑफ लाइट है, एरिया है और ये टाइम है। लेकिन कब, टोटली एब्जॉर्प्शन के लिए। यही प्रेशर होगा 2U बाई CAT, दैट इज फॉर रिफ्लेक्शन। कोई भी एक पूछेंगे न्यूमेरिकल या MCQ में कि फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस या ऐसे, ओके। लेकिन ये हम चूज नहीं करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, प्रेशर तक डिराइव करना पड़ेगा, ओके। लेकिन एक लाइन जो हमने यहां पर लिखी है कि कैरी एनर्जी, वो लिख सकते हैं एज ए नेक्स्ट। ये वाली लाइन करेंगे कि EM waves possess energy which is called रेडिएशन। इसको रेडिएशन भी बोलते हैं। जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है ना, हम बोलते हैं रेडिएशन बहुत ज्यादा है। कहां से आई, सन में से। सन की रेज कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच पजेस एनर्जी, इट्स कॉल्ड रेडिएशन, इसको रेडिएशन बोलते। फिर एक और, नंबर 7, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव्स। तो एनर्जी डेंसिटी को डायरेक्टली याद कर लो, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है तो
BRMS² अपॉन म्यू नॉट। देखो आगे हमने एनर्जी डेंसिटी ऐसे हमने किया था फॉर कैपेसिटर, उसमें था हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS²। याद करो, एनर्जी डेंसिटी फॉर कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS²। यहां पर दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, दोनों सिमिलर होती है, इसलिए ये डबल हो गया। डबल मतलब हाफ चला गया, एप्सिलॉन नॉट ERMS²। गलती ना हो जाए, ध्यान रखना। EM वेव्स के लिए ये वैल्यू डबल हो गई। एंड लास्ट एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, direction of EM waves is given by E क्रॉस B। E क्रॉस B से जो डायरेक्शन मिलेगी ना, इट्स द डायरेक्शन ऑफ EM वेव्स। जैसे आगे के लिए सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है? I में। मैग्नेटिक फील्ड किस में है? J में। I क्रॉस J, I क्रॉस J K होता है, तो K हो गया Z एक्सिस। जो हमने लिया है वो फुलफिल हो रहा है। मतलब ये दो भी हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो ऐसे 4-5 हो गई। ओके, एक सेकंड वाली लिख देंगे 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6। कितनी याद करो, बहुत हो जाएगा। आए समझ में सबको कि नहीं? यस बोलो। सर। सर ये क्लियर? चैप्टर तो 2 मार्क्स में ही आएगा ना? 3 मार्क्स में, मतलब एक थियरी और एक MCQ। ब्लूप्रिंट में तो पार्ट ए में ही लिखा हुआ है। और अदरवाइज तीनों MCQ पूछ ले तो थियरी नहीं आएगी, ऐसे। सर थियरी में तो कैरेक्टरिस्टिक्स का चांसेस है शायद। हाँ, यही इसी के चांसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स के ही चांसेस है। ये तो तो हमें भी कर ही सर दे। टेक्सचर एक्सरसाइज भी कर लेंगे 2-2 मार्क्स वाली जो है। क्या? टेक्सचर एक्सरसाइज जो है ना 2-2 मार्क्स वाली, जिसके जो PYQs है मतलब वो। हाँ, और इसके अंदर जो MCQs है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो MCQ पूछेंगे ना, वो कहाँ से पूछेंगे पता है? इसके पीछे देखो चैप्टर में जितने भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, GXUVIMR। G मीन्स गामा रेज, ओके। X मीन्स एक्सरे, U मीन्स यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट। देखो UNV को अल्ट्रावायलेट नहीं, ओनली U इज UV रेस, अल्ट्रावायलेट। V मीन्स विजिबल, विजिबल रेस। I इंफ्रारेड। M माइक्रोवेव्स। एंड R रेडियो वेव्स। सभी की कुछ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी, और इसको मैंने इस फॉर्म में ऐसा लिखा है कि अगर हम गामा रे से रेडियो वेव्स तक ऑब्जर्व करें इस डायरेक्शन में, तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ इंक्रीजेस और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। मतलब वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ग्रेटर देन गामा रे, वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट ग्रेटर देन एक्सरे, मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, मिनिमम वेवलेंथ गामा रेज। तो सभी की पर्टिकुलर वेवलेंथ है और सभी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और उसके पर्टिकुलर यूजेस भी है कि कहां पर कौन सा रे यूज होता है। जैसे हम बोले कि ओजोन लेयर डैमेज के लिए तो कि यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल है, ओके। फिर इंफ्रारेड जो है वो हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
कि जो भी हीट रेज है उसको इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं। एक्सरे यूज होता है कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हुआ, डैमेज हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है हमारा ऑर्गन, तो उसके लिए एक्सरे यूज होता है। सर माइक्रोवेव क्रिकेट में बॉल्स डेडिकेट करने के लिए। हाँ, माइक्रोवेव्स जो यूज होता है ना, वो डिफेक्ट जानने के लिए होता है, डिफेक्ट इन मटेरियल, कोई मटेरियल उसमें डिफेक्ट है या नहीं है, उसमें माइक्रोवेव्स यूज होते हैं। तो ऐसे अलग अलग यूजेस है उसके। तो तुम्हारे लिए होमवर्क में इसके यूज तुम्हें कर देने हैं, सभी के यूज, के यूज ऑफ गामा रे क्या, यूज ऑफ एक्सरे, ऐसे यूज ऑफ रेडियो वेव कर दोगे? बोलो। यस। यस। हाँ, कि उसके यूजेस क्या है। यस सर। जैसे हम इंफ्रारेड बोल रहे हैं, तो इंफ्रारेड जो है वो यूज रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में जो भी एलईडी होगी उसमें से इंफ्रारेड यूज प्रोड्यूस, तो ऐसे रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, ऐसे ऐसे हम यूजेस बोल सकते, वो तुम्हें याद कर दे रहे हैं। जैसे गामा रेज जो है वो कैंसर सेल्स के और मेडिसिन के लिए यूज होता है, टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। तो ये कर दो। ओके। ओके सर। ओके सर।